आज का टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको हम प्री हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं इंग्लिश में। मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को हम इतिहास कहते हैं जिसके लिखित वर्णन हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन लिखना सीखने से पहले मानव इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष रह चुका था, जिसका मानव ने कोई लिखित वर्णन नहीं रखा। जिस काल का मानव ने लिखित वर्णन नहीं रखा वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के क्या साधन हैं, किन साधनों से स्रोतों से हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का मानव लेखन कला से अनभिज्ञ था, अतः उसके विषय में कोई लिखित ऐतिहासिक सामग्री हमको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस काल के मानव ने अपने कुछ अवशेष और चिन्ह छोड़े हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने, भूगर्भ विज्ञान के विद्वानों ने, मानव शास्त्रियों ने, जीव विज्ञानियों ने, भाषा विज्ञान के विद्वानों ने इस काल के अवशेषों और चिन्हों का अध्ययन करके प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के विकास के बारे में लिखा है। इस काल की जानकारी के जो स्रोत हमको प्राप्त होते हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म, हथियार व औजार, अस्थियां, चित्रकला के नमूने और अन्य कलात्मक अवशेष। तो इस श्रेणी में सबसे पहले जीवाश्म की बात करेंगे। विश्व के विभिन्न स्थानों पर अनेक उत्खनन कार्य हुए हैं और उन उत्खनन से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं हमको। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर अलग अलग कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हुए। इन जीवाश्मों के माध्यम से हमको मानव की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जीवाश्म क्या है? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अत्यंत प्राचीन जीवों, मानवों एवं वनस्पतियों आदि के अवशेष या उनके द्वारा छोड़ी गई छापें जो पृथ्वी की सतहों पर या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाई जाती हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों से
कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण हमको प्राप्त होता है। जीवाश्म विज्ञान को अंग्रेजी में पैलेंटोलॉजी कहते हैं और जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खोद कर प्राप्त की गई वस्तु। तो इन जीवाश्मों से हमको आदिकाल के मानव के क्रमिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमको हथियार व औजार भी प्राप्त हुए हैं। विश्व में अनेक स्थानों पर खुदाई के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हथियार और औजार प्राप्त हुए हैं। ये हथियार व औजार आकार में छोटे बड़े, सुडौल, भद्दे, पॉलिश युक्त, बिना पॉलिश के, पत्थरों के बने हुए प्राप्त हुए हैं। इन हथियारों में भाले, बर्छी, छैनी, चाकू, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। इन हथियारों के आधार पर पुरातत्वविदों ने प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे उनके रहन सहन, भोजन आदि का अनुमानित वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके बाद आता है अस्थियां, कंकाल। विश्व के विभिन्न स्थलों से खुदाई में पशुओं तथा मनुष्यों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अस्थियां ही जीव के शरीर का वह हिस्सा होती हैं जो सबसे अधिक समय तक विद्यमान रहती हैं। मानव शास्त्रियों, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने इन अस्थियों का अध्ययन करके आदिकालीन मानव की शरीर की बनावट, उनकी आयु, उनके रहन सहन, उनकी कालावधि, इस पर निष्कर्ष निकाले हैं। तो अस्थियां भी एक महत्वपूर्ण साधन है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त चित्रकला के नमूने। विश्व के विभिन्न स्थलों से गुफाओं और उनकी दीवारों पर अंकित चित्रकला के अनेक नमूने प्राप्त हुए हैं। फ्रांस के लास्को नगर में स्थित गुफाओं, स्पेन में स्थित अल्तमीरा एवं वेनेशिया की गुफाओं में अनेक जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सुअर, सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण, गैंडे ये पशुओं के रेखा चित्र प्राप्त हुए। भारत में भी भीमबेटका नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। कला के क्षेत्र के विद्वानों ने इन चित्रों का अध्ययन करके आदि मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से चित्रकला के नमूने भी हमको प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए हैं। विभिन्न जगहों की खुदाई के माध्यम से हमको अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन, मोहरें के अवशेष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों का अध्ययन करके आदि मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल का नामकरण और विभाजन के बारे में। नामकरण कैसे हुआ? प्रागैतिहासिक काल के जो औजार और हथियार हमें प्राप्त हुए हैं वे पत्थर अथवा पाषाण के हैं। इसीलिए मानव इतिहास के
प्रारंभिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल, स्टोन एज। ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर हमारे पुरातत्व विज्ञानियों ने 25 लाख वर्ष पूर्व के काल को पाषाण युग का प्रारंभिक काल बताया है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में हुए अनुसंधानों के आधार पर रॉबर्ट बुशफुट ने पाषाण काल को 2 भागों में विभक्त किया था। उन्होंने एक भाग को पूर्व पाषाण काल और दूसरे भाग को नव पाषाण काल कहा। लेकिन इन दोनों कालों के बीच सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से पर्याप्त अंतर था। इन दोनों कालों के बीच कुछ समय के पश्चात, समय अंतराल के बाद, बर्किट व टॉट ने उत्खननों के आधार पर दोनों कालों के बीच में तारतम्य को जोड़ दिया और इस कड़ी को बीच में मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। इस प्रकार से वर्तमान में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। पुरातात्विक खोजों और अनुसंधानों के आधार पर पुरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख वर्ष पूर्व लगभग से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। एक बहुत ही दीर्घ काल था ये पुरा पाषाण काल। इस काल का अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने, इतिहासकारों ने पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया। एक को उन्होंने कहा पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरे को कहा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरे को कहा उत्तर पुरा पाषाण काल। क्योंकि इन तीनों कालों के मानव के औजारों में पुरातत्ववेत्ताओं को अंतर प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको 3 भागों के अंदर विभाजित। लेकिन मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? तो जो पुरातात्विक साधन हमको प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर विद्वानों ने पुरापाषाणकालीन मानव जीवन की बारे में अपनी विवेचना प्रस्तुत की है कि मानव का खान पान क्या था, उनका रहन सहन क्या था, मानव के औजार क्या थे, वेशभूषा कैसी थी, उनका मृतक संस्कार कैसे होता था, भाषा और कला का विकास उस समय क्या हुआ, उस समय का सामुदायिक जीवन क्या था। तो इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। पुरापाषाण काल में जो आदिकालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था, वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमा करता था। आदिकालीन मानव के भोजन के तरीके बदलते रहे। माना जाता है कि आदिकालीन मानव जो था वो कई प्रकार से अपना भोजन जुटाते थे।
उनमें मुख्यतः 3-4 तरीके थे, जैसे संग्रहण के माध्यम से, दूसरा अपमार्जन के माध्यम से, तीसरा शिकार के माध्यम से, और चौथा फिशिंग, मछली पकड़ने के माध्यम से। इसमें संग्रहण का मतलब था इधर उधर फैले हुए जो खाद्य पदार्थ होते थे उनको तलाश करके इकट्ठा करके उनका प्रयोग मानव किया करता था। विद्वानों का अनुमान है कि आदिकालीन मानव पेड़ पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ थे, जैसे फल, बीज, दाने, गुठलियां, बेर, कंदमूल फल, इनको संग्रहित करके खाते थे। इसके अतिरिक्त विद्वानों का यह भी मानना है कि आदिकालीन मानव अपमार्जन से भी अपना भोजन जुटाते थे। अपमार्जन का मतलब है त्यागी हुई वस्तुएं। मानव अपने भोजन के लिए उन जानवरों की लाशों से मांस खुरच कर निकाल कर खाते थे जो जानवर स्वयं मर जाते थे या किसी हिंसक जानवर के द्वारा मार दिए जाते थे। तो इस प्रकार से अपमार्जित या त्यागी हुई वस्तुओं के माध्यम से भी वो अपना जीवन खान पान किया करते थे, वो मांस खाते थे। कालांतर में इस काल के मानव ने शिकार करना भी सीख लिया था। शिकार करके पेट भरने का तरीका संभवतः 5 लाख वर्ष पहले अपनाया गया था, ऐसा विद्वानों का मानना है। अब मानव योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार करने लगा था। शिकार के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो दक्षिणी इंग्लैंड के वॉक्स ग्रोव नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जो कि 5 लाख वर्ष पहले के हैं। इसके अतिरिक्त जर्मनी में शोनिंजन नामक स्थान से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इसके अतिरिक्त मानव मछली पकड़ करके फिशिंग के माध्यम से भी भोजन प्राप्त करता था। अनेक स्थान से जो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, खोज में प्राप्त हुए हैं, वहां से मछलियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो ये उसका खान पान था। अब उनका रहन सहन क्या था? पुरापाषाण कालीन मानव के लिए आवास की समस्या बड़ी कठिन थी। इस काल में मानव के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो आत्मरक्षा की रही होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। उसे सदैव सर्दी, गर्मी, वर्षा, बाढ़, तूफान सबका डर बना रहता था। इसके अतिरिक्त हिंसक पशु भी उसके लिए भय का कारण थे। इन सब से बचने के लिए उसे घने वृक्षों की शाखाओं और गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। घने वृक्षों की शाखाओं, पेड़ों पर रहा करता था और जो प्राकृतिक गुफाएं होती थीं उनमें रहा करता था। लेकिन इन दोनों स्थानों पर भी रहना जो था उसके लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि गुफाओं में अंधेरा होता था और हिंसक पशु भी प्रायः गुफाओं में ही छुपे बैठे रहते थे। वृक्षों की जो शाखाएं हुआ करती थीं, उन शाखाओं पर भी हिंसक पशुओं का खतरा बना रहता था। लेकिन मानव इन समस्याओं के बावजूद भी पेड़ों की शाखाओं पर और गुफाओं में रहा करता था। अब बात करते हैं मानव के औजारों की।
पुरापाषाण काल का मानव का जीवन अत्यंत कठोर और संघर्षपूर्ण था। इस काल के मानव ने सर्वप्रथम जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के हथियार बनाने प्रारंभ किए। इन हथियारों में सबसे पहले मानव ने हथौड़ा बनाया। उसके बाद मानव ने चाकू, कुल्हाड़ी और शल्क आदि तैयार किए। पुरास्थलों से इस काल के जो औजार प्राप्त हुए हैं वो बड़े भद्दे, बेडौल और अव्यवस्थित थे। पत्थर के औजार बनाने और उसका प्रयोग करने का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। विद्वानों का मानना है कि पत्थर के औजार स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के लिए बनाते थे। अब बात करते हैं वेशभूषा, उनके वस्त्रों के बारे में, क्या पहनते थे वो। पुरातत्वविदों का मानना है कि आदिकालीन मानव प्रारंभ में पशुओं की भांति नग्न ही रहता था, बिना वस्त्र के। लेकिन ठंड से बचने के लिए उसने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों के पत्तों और छालों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। बाद में आगे चलकर के मानव ने यह तरीका भी खोज निकाला कि जिन पशुओं का वह शिकार करता था उन्हीं की खालों को अपने शरीर को ढकने के लिए उपयोग में लाने लगा था। मृत पशुओं की खालों को अपने पत्थर के बनाए हुए औजारों से साफ करके वह खाल को अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करने लगा था। इस काल में आगे चलकर के मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर के खालों को आपस में सिलना भी सीख लिया था। महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये उसमें। अग्नि का आविष्कार, इस काल के मानव के द्वारा अग्नि की खोज एक महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन अग्नि का आविष्कार किस प्रकार किया मानव ने, यह एक जटिल प्रश्न है। विद्वानों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं इसके अंदर। विद्वानों का मानना है कि संभवतः आदिकालीन मानव जब लाखों वर्ष पूर्व जंगलों में घूमा करता था तब उसने आकाशीय बिजली के गिरने, ज्वालामुखी के फटने, पहाड़ों के गिरने व पत्थरों के आपस में टकराने या वृक्षों के सूखे पत्तों और टहनियों के आपस में रगड़ खाने के परिणाम स्वरूप अग्नि को जलते हुए देखा होगा। ऐसा माना जाता है प्रारंभ में आदि मानव अग्नि को जलते हुए देखकर डरकर दूर भागा होगा। संभवतः उसने आग लगने के कारण जंगल में हिंसक पशुओं को भी अग्नि को जलते हुए देखकर डरकर दूर भागते हुए देखा होगा। इन घटनाओं से मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह सोचने में सफल हुआ होगा कि पत्थर की रगड़ से अग्नि को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि उसने पत्थरों का हथियार जब उसने बनाना शुरू किया होगा
तो निश्चित रूप से उसने पत्थर की रगड़ से अग्नि की चिंगारी को निकलते हुए देखा होगा और इसी चिंगारी से मानव ने अग्नि जलाना सीख लिया होगा। अग्नि के आविष्कार से इस काल के मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब वह आग से जंगली पशुओं को डराकर भगाने लगा। अब वह मांस को पकाकर खाना सीख गया। अग्नि के व्यापक प्रयोग से आज मानव ने स्वयं को सर्दी से बचाया और जंगली पशुओं से अपनी रक्षा भी की। तो एक अग्नि जो थी मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। अब बात करते हैं मृतक संस्कार। उत्खनन से जो प्राप्त सामग्रियां हैं उनके आधार पर ज्ञात होता है कि इस काल का मानव अपने मृतकों को दफनाने लगा था। दफनाने का काम किया करता था। अंतिम संस्कार जो था मृतक का दफनाने लगा था। दफनाते समय मानव उसके साथ भोजन और अन्य उसके उपयोग की वस्तुएं भी रख देता था। इस आधार पर विद्वानों का मानना है कि इस काल में मानव पुनर्जन्म में भी विश्वास करने लगा था। मृतकों को दफनाने की प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व का प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं भाषा और कला का विकास। भाषा अर्थात बोली की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न पर निष्कर्ष देना एक कठिन कार्य है। हम सभी जानते हैं कि जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के विकास में अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए। जैसे भाषा में हाव भाव या हाथों का संचालन होता था, मानव के द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त मानव ने उच्चरित भाषा से पहले गुनगुनाते जैसे अशाब्दिक संचार का प्रयोग किया गया होगा। ऐसा भी माना जाता है संभवतः मनुष्य ने बोली का प्रारंभ जो था वो आवाहन की क्रिया से किया हो। किस तरह की आवाज निकाल करके होता नहीं है, हम कभी कबूतरों में डालते हैं, कोई आह्वान करते हैं या कुत्तों को बुलाएं, जानवर के साथ में करते हैं। तो इस तरह के कुछ बुलावों के क्रिया से किया हुआ, जैसा कि हम लोग नर बानरों के अंदर देखा करते हैं। तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव के द्वारा अभिव्यक्तियों के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता होगा और यही ध्वनियां जो थीं वो आगे चलकर बोली या भाषा के रूप में विकसित हुई होंगी, ऐसा मानना है विद्वानों का। विद्वानों का मानना है कि मानव के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण वह बोलने में समर्थ हुआ होगा और इस आधार पर भाषा का विकास संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ होगा। ध्वनियों के प्रयोग से स्वर तंत्र का विकास हुआ होगा
और स्वर तंत्र के विकास से बोलने की भाषा के विकसित होने में मदद मिली होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। ऐसा माना जाता है कि स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। भाषा और कला का घनिष्ठ संबंध है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई, ऐसा माना जाता है। भाषा और कला दोनों ही अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस काल के मानव ने गुफाओं की दीवारों और छतों को विभिन्न प्रकार के चित्रों से चित्रित किया है, जिसके अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। विश्व के विभिन्न भागों, विशेषकर स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में अनेक प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं से पुरापाषाणकालीन मानव की चित्रकारी के नमूने हमको मिलते हैं। तो इससे हमको ज्ञात होता है कि मानव ने कला को भी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अब बात करते हैं सामुदायिक जीवन के बारे में। यद्यपि इस काल के प्रारंभ में आदि मानव अकेला घूमा करता था, परंतु इस काल के अंतिम चरण तक आते आते मानव ने जंगली पशुओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समूह में रहना सीख लिया था, एक दूसरे का सहयोग करने लगा था। इस प्रकार इस काल के अंतिम चरण में सामुदायिक भावना का विकास होने लगा था। तो इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन बड़ा अव्यवस्थित था, परंतु इस काल में मानव सभ्यता के अनेक अंग स्पष्ट रूप से चिन्हित होने लगे थे। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। कुछ विद्वानों का मानना था कि मध्य पाषाण काल का कोई अस्तित्व तो नहीं है और पुरापाषाण काल के बाद ही नव पाषाण काल प्रारंभ हुआ, परंतु वर्तमान में विभिन्न आधुनिक शोधों के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से ऐसी सामग्री और अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर पुरापाषाण काल के पश्चात एक ऐसे युग के तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसे मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। उत्खनन से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर इस काल का जो समय है, अर्थात मध्य पाषाण काल का जो समय है, वो 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। मध्य एशिया और इसके अतिरिक्त भारत में भी इस काल के मानव के प्रमाण और सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इस काल के हथियार, औजार और अन्य सामग्रियां भारत में ब्रह्मगिरी, सरायकला, उचाटी, कुसूल, लांचनाच, हीरपुरा और दक्षिण भारत के आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानव जीवन के, इस काल के मानव के विकास के बारे में बहुत सारी जानकारियां अस्त्र शस्त्रों से, अवशेषों से प्राप्त होती हैं, जिनसे पता चलता है कि इस काल के मानव का जीवन कैसा था। इस काल के मानव जीवन के अस्त्र या औजार कैसे थे?
उत्खनन के माध्यम से अनेक स्थानों से औजार प्राप्त हुए हैं। इन औजारों को देखने से ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस काल में जो अस्त्र शस्त्र या औजार थे उनकी बनावट में काफी सुधार हुआ था। इस काल में जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी, अलग अलग टाइप के थे। इस काल के मानव ने 1 इंच से लेकर के 2 इंच तक के छोटे छोटे हथियारों को भी निर्मित किया था। एक विशेष बात यह थी कि इस काल के हथियारों के लकड़ी के हैंडल भी प्राप्त होते हैं। लकड़ी के हैंडल लगाना सीख गया था इस काल का मानव। इन छोटे छोटे औजारों को लघु अश्व भी कहा करते थे। लकड़ी के हैंडल लगाना सीख गया था। महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था इस काल में। इनका रहन सहन, इस काल का मानव सामूहिक रूप से अब एक स्थान पर रहने लगा था, लेकिन समय समय पर वह स्थान परिवर्तन करने लगा था। इस काल का मानव कंदराओं में, छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। खान पान और पहनावा, इस काल का में मानव पशुओं और मछलियों का मांस भून करके खाने लगा था, क्योंकि पुरापाषाण काल में उसने अग्नि की खोज कर ली थी। भून करके खाने लगा था। इसके अतिरिक्त वह कंदमूल, फल और अन्य वनस्पतियां भी खाता था। इस काल के मानव ने शिकार के लिए धनुष बाण व मछली पकड़ने के लिए कांटों का निर्माण कर लिया था। महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल का मानव अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खालों का प्रयोग किया करता था। यह प्रयोग उसने पुरापाषाण काल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उस समय ही बताई थी हमने आपको कि मानव ने हड्डियों की सुइयां बना ली थी और उन सुई के माध्यम से खालों को आपस में जोड़ लेता था और पूरे शरीर को ढकने का व्यवस्था कर लेता था। पशुपालन महत्वपूर्ण उपलब्धि। यद्यपि इस काल में मानव पशुपालन से अपरिचित था, पशुपालन अभी उसने शुरू नहीं किया था, लेकिन उसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। कुत्ते को अपना मित्र बना लिया था उसने, क्योंकि शिकार में वह पालतू कुत्तों की सहायता लेना सीख गया था। कुत्ता उसका सहयोगी बन गया था। मृतक संस्कार इस काल में, मध्यकाल, पाषाण काल में, इस काल का मानव पुरापाषाण कालीन मानवों की भांति मृतक के शरीरों को दफनाया करता था। खुदाई से प्राप्त अस्थिपंजरों से ये जानकारी मिलती है कि इस काल के मानव शवों को दफनाते समय मृतक व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएं और भोजन भी उनके साथ में रखता था। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल के मानव में पारलौकिक भावना का जन्म हो गया था। तो इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस छोटे से युग में भी मानव सभ्यता ने उन्नति ही की थी। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में मानव ने अन्य कालों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नति की थी।
लाखों वर्षों के निरंतर संघर्षों के पश्चात अब मानव इस स्थिति में आ गया जिसमें कि वह पशुओं का केवल भक्षक ही नहीं रहा, अपितु वह इस युग में पशुओं का पालक भी बन गया। अब बात करते हैं इस काल के नवपाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में। उनका जीवन कैसा था? सबसे पहले हथियारों और औजारों की बात करेंगे। मानव के औजार और हथियार इस काल में भी पत्थरों के ही थे, लेकिन अब उनमें काफी सुधार हो गया था। इस काल में मानव पत्थरों के चिकने, नुकीले, सुडौल, मजबूत, नक्काशीदार, चमकदार और पॉलिशदार हथियार और औजार बनाने लगा था। इस काल के हथियार और औजार पूर्व के अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित, नुकीले, तीक्ष्ण और सुंदर हुआ करते थे। अब इन हथियारों में लकड़ी और हड्डियों के हैंडल लगाए जाने लगे थे। इस युग का महत्वपूर्ण औजार जो था वो पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी थी। हंसिया देखा होगा, घरों में होता है, फसल काटी जाती है, इससे घर में सब्जियां काटी जाती हैं। चिकनी कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर कमान आदि जो थे वे इस काल के महत्वपूर्ण औजार थे। इस काल के औजारों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये औजार जो थे वो केवल शिकार के लिए निर्मित नहीं किए गए थे, बल्कि अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी निर्मित किए गए थे। अब इसके बाद बात करते हैं कृषि की। इस काल का मानव अब मांसाहारी ही नहीं रहा, अपितु अब वह कृषि करना सीख गया। यह इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इससे पूर्व के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इस युग में यह कार्य एक महान क्रांति कहा जा सकता है। विद्वानों का यह मानना है कि लगभग 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानवों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना शुरू कर दिया था और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। परिणामतः धीरे धीरे कृषि और पशुपालन जो था वो मानव जीवन का अंग बन गया। विद्वानों का मानना है कि इस काल के मानव ने हल की सहायता से कृषि करना सीख लिया। इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं हमको। इस काल के मानव ने पौधे काटने के लिए हंसिए का प्रयोग करना सीख लिया। इस काल के मानव ने अनाज को पीसने के लिए 2 पाषाण खंडों की चक्की का आविष्कार कर लिया था। जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इस काल के, उससे यह ज्ञात होता है कि इस काल में मानव ने गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, सब्जियां और कपास की पैदावार करना सीख लिया था। अब बात करते हैं पशुपालन की। मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा कि मध्य पाषाण काल के मानव ने कुत्ते को अपना मित्र बना लिया था, उसको पालना शुरू कर दिया था।
लेकिन इस काल में मानव ने प्रगति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब मानव जो था वो पशुओं का भक्षक ही नहीं अपितु उनका पालक बन गया। इस काल में मानव ने पशुपालन करना सीख लिया। मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। इस काल का मानव बकरी, भेड़, भैंस, गाय, बैल आदि पशुओं को पालना शुरू कर दिया। आरंभ में मानव के लिए पशुपालन का उद्देश्य मांस प्राप्त करना ही था, लेकिन बाद में वह उनसे दूध प्राप्त करना भी सीख गया। पशुपालन से मानव को बहुत सारे लाभ हुए। उसे नियमित रूप से दूध और मांस मिलने लगा। कालांतर में मानव ने पशुओं का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी करने लगा। इसके अतिरिक्त इसी काल में मानव ने आवागमन के साधन के रूप में भी पालतू पशुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। अब बात करते हैं खान पान की। नवपाषाण काल में कृषि के प्रारंभ होने से मानव के भोजन में विविधता आ गई, वैराइटीज। इस काल में मानव मांस तथा फल फूल के अतिरिक्त अब अनाज और दूध का भी प्रयोग करने लगा। इस काल में मानव गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, शहद, इनका प्रयोग करने लगा अपने भोजन में। इस काल में मानव ने अनाज पीसने के लिए चक्की का भी प्रयोग करना सीख लिया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। बात करते हैं बस्तियों के विकास की। इस काल में कृषि का जो आविष्कार हुआ, पशुपालन की जो परंपरा प्रारंभ हुई, उसने मानव को एक स्थान पर रुकने के लिए प्रेरित कर दिया। तो मानव का जो घुमक्कड़ी जीवन था उसका अंत हो गया। कृषि के लिए अब वो एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक रहना उसके लिए आवश्यक हो गया। कृषि के लिए नियमित जल की आवश्यकता होती थी, इसलिए मानव ने स्थायी रूप से रहने के लिए ऐसे स्थानों को चुना जो जल स्रोतों के निकट थे। इस काल के मानव ने खेतों के आसपास ही झोपड़ियां बनाकर एक साथ रहना प्रारंभ कर दिया। इस काल के मानव ने घास, फूस, मिट्टी और पत्थर आदि की सहायता से आवास बनाना शुरू कर दिया। इस तरह बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया। विश्व में सबसे पुरानी बस्ती की अवशेष फिलिस्तीन में जेरिको नामक स्थान से प्राप्त होते हैं हमको। वस्त्र बुनना। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में मानव पत्तों, छालों और पशुओं की खालों से अपने शरीर को ढका करता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव ने पशुओं के बालों और पौधों के रेशों से वस्त्र बनाना सीख लिया था, वस्त्र बुनना सीख लिया था। विद्वानों का यह मानना है कि इस काल में मानव ने कपास की खेती भी करना शुरू कर दिया था और सूत काटने के लिए उसने तकली का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और कपड़ा बुनने के लिए करघा जैसी मशीनों का आविष्कार प्रारंभ कर दिया था, इसी जिससे कि वो वस्त्र बुनना सीख गया।
अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन बनाना। इसी नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन ने मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। संभवतः नवपाषाण काल में खाद्य सामग्री जिसको वो उपजाता था, उसकी अधिकता के कारण उसको संग्रह करने की आवश्यकता महसूस हुई। कैसे संग्रहित किया जाए, संग्रहित करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस अब हुई होगी। तो इसी जरूरत ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जन्म दिया। इस युग में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे मिट्टी के। अब बात करते हैं चाक के आविष्कार की, पहिए के आविष्कार की। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल की ही नहीं अपितु मानव सभ्यता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता की प्रगति का पहिया तीव्र गति से घूमने लगा। चाक की सहायता से सबसे पहले मानव ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। फिर कालांतर में मानव ने इसी चाक को पहिए के रूप में प्रयोग किया और पहिए की गाड़ी बनाई, रथ का निर्माण करने लगा। इससे मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण गति प्राप्त हुई। अब बात करते हैं धर्म की। इस काल के मानव में धर्म की भावना का भी उदय हुआ। अब वह सोचने लगा कि वृक्षों, पहाड़ों आदि पर देवी देवता निवास करते हैं जो मनुष्यों की सहायता कर सकते हैं अथवा उसे हानि पहुंचा सकते हैं। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए अन्न, दूध, मांस आदि उनको अर्पित करने लगा। इस काल के लोगों का विश्वास जादू टोनों और कर्मकांडों में अधिक बढ़ गया। वे रोगों को ठीक करने, वर्षा कराने, शत्रु को वश में करने, अन्य कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जादू टोने और कर्मकांडों का प्रयोग करने लगे। इस काल के लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की उपासना करते थे। इस काल के लोग पृथ्वी को माता, जल व सूर्य को देवता मानकर पूजा करते थे। उन्होंने नारी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जिन्हें मात्र देवी मान करके पूजा जाता था। इस काल के लोग प्रकृति और दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए मानव और पशु बलि भी देने लगे थे। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह युग जो था वो मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति का युग था। अग्नि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, पशुपालन, बर्तन बनाना, वस्त्र बुनना, घास की झोपड़ियां बनाना, चाक का निर्माण, यातायात का प्रारंभ। वास्तव में हमें चाहे आज के समय में बड़ा अटपटा लगे, परंतु यह सब कुछ उस युग के लिए एक महान क्रांति थी। भारत में भी नवपाषाण काल के अनेक सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं विभिन्न स्थलों से। भारत में कश्मीर, सिंधु प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम, मैसूर, दक्षिण भारत, अर्काट, दक्षिण भारत में अर्काट जगह है,
और उड़ीसा आदि स्थानों से नवपाषाणकालीन उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त इस काल के उपकरण और हथियार अत्यंत सुंदर और सुडौल थे। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि नवपाषाणकालीन सभ्यता भारत के एक बड़े भूभाग पर फैली हुई थी।